हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हिंदी जितना पढ़ोगे, रीडिंग प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही तुम्हारा लिखने का अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी और गलतियां कम होगी। आज हम साहित्य सागर की कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। कहानी एकदम सिंपल सी है, पर हमें देशभक्ति की भावना की ओर मोड़ती। जरूरी नहीं कि किसी कोई फौज में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे गन लेके और देश की रक्षा कर सकते हैं, या हम तभी हम देश प्रेमी कहलाते हैं। ऐसा नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे हैं जो अनसीन हीरोज हैं, या जिनको हम इतना नहीं जानते, या भावना उनकी भी इस कहानी में दिखाई देती है कि कैसे अ, अगर हम अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका सम्मान कैसे करना है, हमें उनको हमेशा याद रखना है। अभी इसमें कई शब्द तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो हमारे आम बोलचाल की भाषा है, और इसी की यह ये लेखक की या कहानीकार की लेखन की सुंदरता है, उनके शब्दों की। और बेशक हमारे सिलेबस में, हमारे पेपर में, एग्जाम में लेखक का परिचय नहीं पूछा जाता। उसका कब जन्म हुआ, कब उन्होंने क्या-क्या लिखा, उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। पर फिर भी हम जब भी किसी लेखक के बारे में, कहानीकार या एकांकी कवि के बारे में, हम उसका नाम और उसके समय का हम ज़रूर ज्ञात रखते हैं कि कब उनका जन्म हुआ। तभी हमें पता चलता है कि हाँ, उनकी कहानी कौन-से समय में लिखी गई और उस समय हमारे देश की या समाज की दशा कैसी थी, भाषा कैसी थी। तो हमें उनके बारे में अवश्य थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए कि इसका कहानीकार कौन है, राइटर कौन है। याद बेशक नहीं रखते, पर हमें पता होना चाहिए। और इसके नेताजी का चश्मा के स्वयं प्रकाश जी कहानीकार हैं, और इनका जन्म 1947 मतलब आजादी के साल में ही हुआ। इसलिए उनकी कहानियों में उस समय का जिक्र होता है, क्योंकि उस समय उनके ऊपर प्रभाव उस चीज का पड़ता होगा, तो वहीं के बारे में उन्हें लिखा है। और इस कहानी में हम पहले, सबसे पहले हमारा परिचय होता है हालदार साहब। हमें ये नहीं पता कि ये उनका कार्य है या उनका नाम है। सिर्फ कहानी में हालदार साहब लिखा हुआ है, तो हम उसी के बारे में उन्होंने आगे लिखा है, और वही इस कहानी के मुख्य चरित्र हैं। तो हालदार साहब के बारे में बताया कि वो 15 दिन के बाद अपनी कंपनी के काम से कहीं जाते थे, और जिस जगह का ज़िक्र किया जा रहा है, वो कस्बा है। मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं है, सिटी नहीं है, मेट्रो नहीं है, और ना ही गाँव। गाँव में रहते हैं तो थोड़े से घर रहते हैं, कच्चे से घर रहेंगे, आस-पास दुकानें भी नहीं होंगी। पर ये ऐसी जगह है, जहाँ पर थोड़े पक्के मकान भी हैं, और म्युनिसिपैलिटी वो भी है, स्कूल भी है। तो छोटा शहर बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग इससे परिचित नहीं। कस्बा, सबसे पहले वो कस्बा किसको बोलते हैं? तो कस्बा ना तो गाँव है, ना बहुत बड़ा शहर है, एक छोटा-सा शहर जहाँ पे ज़रूरत की हर एक चीज़ हमें मिल सकती है। तो वहाँ कुछ मकान हैं, बाज़ार है, एक ही बाज़ार है। छोटे गाँव आपने देखे होंगे कि यहाँ छोटा-सा एक बाज़ार होता है, और लड़कियों का और लड़कों का एक स्कूल है, और एक सीमेंट का कारखाना भी है, जो इस कहानी में बताया गया है कि छोटा शहर बताने की कोशिश की गई है। और एक ओपन एयर थिएटर भी है, छोटा है तो ओपन एयर की जैसे ग्राउंड में एक स्क्रीन लगाई होगी, वैसे। और नगर पालिका जो
कुछ ना कुछ काम करती रहती है। हमें पता ही है कि नगर पालिका के काम कौन से सड़कें बनवाते हैं, टॉयलेट्स बनवा दिए और गाँव में देखते होंगे कि जहाँ पे कबूतरों को दाना डाला जाता है, ऐसी भी एक पक्की जगह बनाई हुई है जहाँ पे वो डालते हैं, कबूतरों को दाना डाला जाता है और जहाँ अभी ज़िक्र हो रहा है उस चीज़ का कि शहर का जो मुख्य चौराहा मतलब जहाँ पे अ, जो 4 सड़कें मिलती हैं वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एक मार्बल की मूर्ति, प्रतिमा मतलब स्टैच्यू एक लगाया हुआ है और ये कहानी उसी के बारे में ही है कि वहाँ और क्या-क्या उस कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी लेखक बोलते हैं पूरी बात तो पता नहीं है कि ये मूर्ति किसने बनाई और क्यों बनाई? क्योंकि जैसी मूर्ति का वहाँ आगे हमें ज़िक्र मिलेगा उसमें पता लगता है कि या तो नगर पालिका के पास समय कम होगा या फिर जब मूर्ति का बनाने का ऑर्डर देना था, जो आज भी हमारे होता है ना कि लेटर्स में इधर से उधर वो पास होते रहते हैं, उसके कारण समय कम बच गया होगा और जल्दी से जो लोकल ही कोई अ, जो आर्टिस्ट होगा, जो मूर्ति बनाता होगा और हो सकता है कि कोई ड्राइंग मास्टर हो, ड्राइंग टीचर ही किसी स्कूल का हो, उसको ये मूर्ति बनाने के लिए दे दी गई होगी और उसने जल्दी-जल्दी वो बना के दे दी होगी। ये आइडिया हालदार साहब को लग रहा है कि मूर्ति की दशा देखकर अभी तक हमें ये नहीं पता कि मूर्ति में क्या कमी है, क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं। अभी मूर्ति का जो बताया गया कैसा है कि संगमरमर, मार्बल उसकी मूर्ति है और टोपी की नोक से मतलब टोपी और अ, जो ऊपर के हिस्से की ही वो मूर्ति बनाई गई है, 2 फुट इंची है। कितनी? 2 फुट, 2 फुट, फीट बोलते हैं जो और जिसे कहते हैं कि बहुत ही सुंदर थी। नेताजी सुंदर भी लग रहे हैं, मतलब मूर्ति अच्छी बनी वो बोल रहे हैं और जैसा उनका स्ट्रक्चर है जैसे आप भी अभी सोच रहे हो कि नेताजी की कैसे दिखाई देते हैं, चश्मा लगा हुआ गोल और टोपी उनकी उसपे बटन और वो एकदम फौजी वर्दी में। और उनको देखते उनके नारे तुम्हें पता है कौन से? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, दिल्ली चलो। ये नारे हमें भी याद आने लगते हैं जब हम वो मूर्ति या उनके नाम के बारे में भी सोचते हैं। और लेखक, कहानीकार ने अभी तक हालदार साहब के द्वारा ये नहीं कहलाया कि वो मूर्ति कैसी है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, जो भी कोशिश की है, वो अच्छी है और उसको देखते ही एक चीज़ का ज़रूर हालदार साहब को लगता है कि नेताजी की मूर्ति पे ना, जो स्टैच्यू उनका बना है, उसपे चश्मा नहीं है। कल्पना करो, इमेजिनेशन में देखो कि नेताजी को हम जो जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं, तो उनके चश्मे के बिना हम इमेजिन कर सकते हैं क्या? आँखों पे चश्मा ही नहीं बनाया हुआ मूर्तिकार ने। लेकिन मूर्तिकार ने नहीं बनाया, पर चश्मा लगा हुआ है। अभी किसी और अगर मूर्तिकार ने बनाया था, तो पक्का मार्बल का बनाता ना, वो संगमरमर का नहीं है और एक समान ऐसा चौड़े फ्रेम वाला सुभाष चंद्र बोस के आप याद करो कि कौन-सा चश्मा उनके चेहरे पे होता है और यहाँ पे जो लगा हुआ है, वो काले फ्रेम वाला चश्मा उनको लगाया हुआ। जो हालदार साहब को वो लग रहा है ना कि सूट नहीं कर रहा उसपे, मूर्ति पे। तो अभी वहाँ से वो गुज़रते हैं, पहली बार जब वो निकले और वहाँ ही मूर्ति के पास ही एक पान की दुकान है। तो हालदार साहब वहाँ से जब भी निकलते हैं, तो वहाँ पान खाने के लिए रुकते हैं और बड़े हैरानगी से वो उस मूर्ति को देखते हैं, कि ये आइडिया भी ठीक है, कि चश्मा रियल चश्मा लगाया हुआ है। जो ओरिजिनल जो चश्मा लगाया हुआ है और मूर्ति तो पत्थर की है। पर उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा किया क्यों हुआ है। पर फिर वो जब
अ, उस गाँव से आगे निकल के वो जीप में जाते थे। किसमें? जीप में। और मूर्ति के बारे में सोचते रहे कि इस कस्बे के जो लोग हैं, उन्होंने काम तो अच्छा किया है कि मूर्ति का कोई भी रंग रूप या कद नहीं, उस उनकी देशभक्ति की भावना तो उनके दिल में है। तो वरना कि मज़ाक ही बनाते हैं लोग। आम हम देखते हैं ना कि क्या चलता है कि अपने आप को देशभक्त भी कहते हैं, काम भी गलत करते रहते हैं। पर उनकी भावनाओं को वो देखते बोलते हैं कि चाहे वो कैसी भी बनी हुई है मूर्ति, पर देशभक्ति तो है उनके दिल में, उस गाँव के लोगों में, कस्बे के लोगों में। गाँव का प्रयोग नहीं करना, कस्बा। अभी जब दूसरी बार वहाँ से वो निकलते हैं हालदार साहब, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा ना कि 15 दिन बाद वहाँ से निकलते हैं, पर जब भी निकलते, तो उन्हें मूर्ति में ना कुछ तो ऐसे लगता है कि कुछ तो डिफरेंट है। और जब फिर उन्होंने ध्यान से देखा, तो उनको लगा कि चश्मा अलग है, चश्मा दूसरा लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला था, चौरस था, स्क्वायर था, और अब तार के फ्रेम वाला एक वायर का चश्मा बना हुआ है, और जो पतला जो वो लगा हुआ है। तो अभी हवलदार साहब को ये थोड़ी हैरानगी होती है कि ऐसा क्यों? और फिर बोलते हैं क्या आइडिया है? अभी कपड़े तो नहीं बदल सकते ना मूर्ति के, चश्मा तो बदल ही सकते हैं क्योंकि चश्मा तो ऊपर से लगाया हुआ है। तो वो बड़े मतलब निकल जाते हैं वहां से देख के। अभी जब भी वो निकलते, तीसरी बार निकले तो फिर नया चश्मा। अभी तो जो हवलदार साहब जब भी 15 दिन बाद निकलते हैं और हमेशा जाते हैं वो किसी काम से, तो उनको वो मूर्ति में से चश्मा देखना अच्छा लगता है, मूर्ति मूर्ति के ऊपर, कि हर बार जो बदली होती है कि हाँ, देखते हैं इस बार कौन-सा लगा हुआ है। तो ध्यान से देखते हैं, वहीं कॉर्नर की जो दुकान है उसपे पान खाते हैं, तो निकल जाते हैं। अभी एक बार उन्होंने पूछ लिया कि ये चश्मा हर बार क्यों बदला जाता है? हैरानगी होगी ना अगर हम भी कहीं से निकलते हैं और किसी नेता की या किसी को जिसको हम जानते हैं, उसके हर बार कुछ बदला हुआ उसमें दिखाई देगा, तो उनको भी हैरानगी हुई तो उन्होंने पूछ लिया। अभी यहाँ बार-बार आप हँसोगे भी जब पढ़ोगे कि हर बार जब भी उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है पान वाले के मुँह से, पान वाले से, पान वाला मुँह में पान उसके मुँह में होता ही है नेचुरली, वो उसका काम है ना, तो वो भी खुद भी पान खाता रहता है और जब भी पूछा जाता है, तो वो उसका अ, मुँह साइड में करके पहले जो पान का लाल रंग का वो निकाल के फेंक देता है और वो पान को नीचे थूक देता है और फिर वो बात करता है। और उसके दाँत कैसे लाल, काले, सोचो पान खाता है तो कैसे ही होंगे ना? तो उसको जब पूछा तो उन्होंने बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। अभी हवलदार साहब को तो नहीं पता ना कि कौन है। तो हवलदार बोले क्या करता है? तो हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अभी उनको क्या पता कि कौन ये काम करता है। तो पान वाला बताता है कि वो इनका चश्मा बदल देता है। तो अभी हवलदार साहब को थोड़ी और जिज्ञासा एकदम, उनको वो है पूछने की इच्छा होती है ना कि क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है? कि हर बार आओ तो बदला होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अभी वो बताता है कि अगर कोई कस्टमर आ जाता है, ग्राहक, यहाँ पे जब तुम पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आम जो गाँव में बोले जाते हैं, या हम लिखने में वो गलत लगेंगे, पर ग्राहक को, कस्टमर, तो बोलता है कि उसको जो चौड़े वाला चश्मा चाहिए था, तो अभी जो कैप्टन है, वो रोज़ कहाँ से नया लाएगा? उसने वो उतारा, उसको बेच दिया, दे दिया और जो बचा हुआ था वो चश्मा उसके ऊपर लगा दिया, है ना? हैरानगी की बात कि नेताजी पे चश्मा ज़रूर होना चाहिए। पर भावनाएँ देखो कि वो चश्मे के द्वारा ही देश प्रेम की भावना ज़ाहिर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। अभी हवलदार साहब को समझ नहीं आई ये बात कि अभी ये बोलते हैं अच्छा एक चश्मे वाला है और जिसका नाम कैप्टन है। हमें भी ये याद रखना है कि जो चश्मे वाले का नाम क्या है? कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती।
कि मूर्ति उनकी, क्योंकि जो एक्चुअल कैरेक्टर हैं, जो एक्चुअल नेताजी हैं, उनके चश्मा लगा ही हुआ है। पर यहाँ जो चश्मे वाला कैप्टन है, उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन-सी शेप का उनके हमेशा हम देखते हैं। पर वो बिना चश्मे के नहीं रहने देता, कोई ना कोई लगा ही देता है। उन्हें लगता है कि जैसे चश्मे के बिना नेताजी को मुश्किल आती होगी। भावनाएँ यहाँ पे हमने देखी, उनकी इमोशंस देखो, कि वो चश्मा तो लगा के ही रखता है और सम्मान है ये। ज़रूरी नहीं कि मूर्ति है तो अम, सम्मान नहीं करते। अगर चश्मे के साथ है तो वो कोई ना कोई चश्मा उस पे लगा देता है। तो वो जब भी चश्मा बदलता है, नेताजी को वो सॉरी बोलता है, क्षमा माँगता है, बोलता है कि ये ग्राहक को देता हूँ और दूसरा फ्रेम फिर वो लगा देते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, क्या खूब आइडिया है ना? अच्छा लगा ना आपको भी ये बात तो? कि और हमारे दिल में भी उनके लिए सम्मान बढ़ेगा, जो कैप्टन है, देशभक्ति की भावना तो उनमें है ना। और जो फ्रीडम फाइटर है, उनके लिए भी वो रिस्पेक्ट शो हो रही है यहाँ पर। तो अभी चश्मे की बात तो हो रही थी कि हाँ, वो बदल देता है। तो हवलदार साहब बोलते हैं कि इसका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? वो भी तो होना चाहिए था ना। अभी फिर पान वाले ने मुँह में जो पान दूसरा ठूसा हुआ था, फिर वो नीचे थूकता है और फिर वो थोड़ा हँसता है। बोलता है कि कि मास्टर बनाना भूल गया। शुरू में हमने पढ़ा ना कि हो सकता है कि समय की कमी के कारण या बजट कम होगा, तो उन्होंने जो वहाँ का मास्टर था, स्कूल का मास्टर था, वो चश्मा बनाना भूल जाता। हो सकता है ना बहुत जल्दी में माँगी गई कि नहीं-नहीं बना के अभी देनी है, आज ही वो पूरा करना है आपको, तो वो जल्दी-जल्दी करते हुए चश्मा बनाना भूल गए। या हो सकता है कि उनको बनाना भी ना आता हो ना। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी और हवलदार साहब बहुत हैरान, और यानी कि उनको लगा कि वो ठीक ही सोच रहे थे। और मूर्ति के नीचे भी लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। नाम नीचे लिखा होता, ये प्रश्न आ सकता है कि मूर्ति किसने बनाई हुई थी? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। और सच में वो टीचर ही था, वहाँ का अध्यापक ही था। तो जो उनको आइडिया था वो उनको लगा कि हाँ, सही था। और 1 महीने में उन्होंने मूर्ति बनाकर देने का वादा किया था। तो और जल्दबाजी में वो चश्मा या तो उनको बनाने नहीं आता होगा, क्योंकि वो चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट भी दिखना चाहिए। पत्थर के और जो वो मूर्तिकार तो नहीं है ना, मास्टर हैं स्कूल के, तो या तो वो चश्मा फिट नहीं हुआ होगा, या टूट गया होगा, या निकल गया होगा। अभी हवलदार साहब के पास सोचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं कि कुछ तो हुआ होगा जो इसके ऊपर चश्मा नहीं लगा हुआ। अभी हवलदार साहब हैं, हवलदार साहब, उन्हें बहुत अजीब भी लगा कि ऐसे कैसे ये करते हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि अगर वो नेताजी का जो जिसने जो भी चेंज करता है उसकी, कैप्टन चश्मे वाला, क्या वो कोई नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई अ, सिपाही है? अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि 1947 का 1947 स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ, तो ये कहानी भी उसी के आसपास वो लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने याद क्या रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज को हम क्या बोलते थे? आजाद हि हिंद फौज ना? आजाद हिंद फौज। बेशक उसके लिए पूछा गया, पर हमें पता होना चाहिए। नेताजी का पूरा नाम कहीं भी नहीं दिया, पर हमें पूरा नाम आना चाहिए, और उनके कौन-कौन से नारे थे, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। और फिर जब उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन पूछा कि हाँ, कैप्टन कौन है? कि वो कुछ नेताजी के साथ उसका संबंध है?
या उनका वो सिपाही था, तो उसने जो पान वाला था बड़ा मुस्कुरा के बोलता है कि साहब वो क्या जाएगा? तो वो तो लंगड़ा है, मतलब वो उसका एक पैर नहीं है। हैं और इतने में जो कैप्टन चश्मे वाला है वो आता दिखाई देता है, कहता है कि लो उससे बात कर लो और उसकी कहीं फ़ोटो-वोटो लगवा सकते हो तो लगवा लो। तो वो थोड़ा मज़ाक बना के बोलते हैं फ़ोटो लगवा दो इसकी कहीं भी। अभी पान वाले ने तो मज़ाक से बोला, पर हवलदार साहब को ये अच्छा नहीं लगा कि किसी देशभक्त का इस तरह मज़ाक उड़ाया जाए। तो उन्होंने देखा तो वो बड़े हैरान रह गए। अभी यहाँ पर कैप्टन का कैसा कैरेक्टर है, चरित्र की विशेषता लिखनी होगी तो वह एक बूढ़ा और एकदम कमज़ोर-सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी लगाई हुई है उसने और आँखों पर काला चश्मा है और एक हाथ में छोटा-सा बॉक्स है और दूसरे हाथ में जो गाँव में आते हैं ना बाँस के ऊपर टंगे हुए बहुत सारी चीज़ें अगर आप नेटिव प्लेस में या कहीं भी गाँव में देखो, तो चीज़ें बेचने के लिए आते हैं। तो एक बाँस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए हैं और वो बेचकर अभी किसी गली से निकला है। कौन? कैप्टन चश्मे वाला और अपने वो एक बड़ा कमज़ोर सा आदमी है तो एक अपना जो उसका बाँस है, वो लेके एक बंद दुकान के पास वो बैठ जाता है वो लेके। उसके ऊपर सहारा वो देता है, वो रखता है और बैठ जाता है और उसकी कोई दुकान भी नहीं और गली-गली घूमकर वो चश्मे बेचता है। देखो ऐसा आदमी भी नेताजी के लिए कितना सम्मान रखता है, कितनी उसमें देशभक्ति है, उनकी इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो अभी उन्होंने पूछा कि इसका नाम क्या है? कैप्टन क्यों कहते हो इसको? पर अभी पान वाला भी पूरी बात बताने को तैयार नहीं है और उधर हवलदार साहब को जाना था, तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और उस दिन की ये बात खत्म करके हवलदार साहब चले जाते हैं और 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के लिए इधर वहाँ से गुज़रते रहे, निकलते रहे उस कस्बे से और हमेशा मूर्ति पर अलग-अलग चश्मे भी देखते रहे। कभी गोल होता था, कभी चकोर, कभी लाल का मतलब चश्मा कोई ना कोई उनके चेहरे पे होता था, चाहे उनके वो सूट करे ना, चाहे धूप का भी चश्मा हो, तो वहाँ पे लगाया होता था। कभी बड़े वाला चश्मा, कभी गोल वाला वो गोगो चश्मा है, वो भी उनके चेहरे पर लगा हुआ होता था और जैसे हवलदार साहब को आदत हो गई थी, वहाँ से निकलते थे और थोड़ी देर रुकते तो मूर्ति को देखते थे कि अभी कौन-सा चश्मा है और आगे निकल जाते थे। पर आगे घटना थोड़ी बदली कि एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। अभी उनको हैरान हुई ना कि 2 साल से तो लगातार देख रहे थे और कोई भी चश्मा नहीं था और जो कॉर्नर की वहाँ पे दुकान थी पान की वो भी बंद थी और चौराहे पर जो आस-पास वहाँ दुकानें रहती थी वो भी बंद थी। अभी किससे पूछते? कोई तो पूछने के लिए नहीं थी जगह। उसके अगली बार गए तब भी चश्मा नहीं था। तो अभी उनको होगा ना जिज्ञासा होगी, उनको एक वो होगा कि अभी ये क्या हुआ कि अभी चश्मा क्यों नहीं? तो पान वाले से पूछा, "क्यों भाई, आज तुम्हारे नेताजी के आँखों पर चश्मा नहीं है? कि हमेशा तो बदलते थे ना, आज क्यों नहीं लगाया हुआ?" तो पान वाला थोड़ा उदास हो जाता है। उसने कहा कि कैप्टन मर गया, जो चश्मे वाला था उसकी डेथ हो गई। अब ये सोचो कि वो हमेशा हर रोज़ घूम-घूम के चश्मा भी बेचता है और बहुत ही कमज़ोर है और हैंडीकैप भी है। पर देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी रिस्पेक्ट के लिए वो चश्मा ज़रूर लगाता था, पर अभी उसकी डेथ के बाद उनके चश्मा नहीं है। अभी हवलदार साहब भी एकदम शॉक्ड होते हैं और वहाँ खड़े रहे और फिर आकर जीप पे बैठ कर चले जाते। अभी उनको भी बुरा लगता है और बार-बार सोचते हैं कि जो देश की सेवा करने के लिए अपनी जान पर खेल गए, देश को आज़ाद करवाने के लिए, तो उन पर दुनिया हँसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूँढती। बहुत दुखी हो गए और
अभी जब फिर वो 15 दिन बाद वहाँ निकले, तो अभी वो उसी चौराहे पे उन्होंने वो ध्यान तो जाएगा ना, जो हर रोज़ हमेशा देखते हैं, 2-3 साल से वो वहीं देख ही रहे हैं, 2 साल से। अभी वहाँ पर चश्मा नहीं होगा, यही सोच रहे थे अभी कि चश्मे वाला तो मर गया, अभी कौन लगाएगा? और मास्टर बल बनाना भूल गया। और उन्हें लगा कि अभी वो पान की दुकान पर भी नहीं रुकेंगे, वो भी थोड़े मायूस हो जाते हैं एकदम, उनको अच्छा नहीं लगता कि अभी यहाँ रुको, अ, पान भी नहीं खाएँगे। पर अब जब वो हमेशा उस चीज़ को देखते हैं, तो आज भी उनका ध्यान उसकी मूर्ति की तरफ तो गया। पहले तो वो सोच रहे थे अभी मैं नहीं देखूँगा, मैं कहीं नहीं रुकूँगा, मैं देखूँगा नहीं, क्योंकि अभी चश्मा नहीं होगा। पर आदत से मजबूर उनका ध्यान फिर मूर्ति की तरफ, उस स्टैच्यू की तरफ गया ही। और गाड़ी स्पीड पर थी, तो एकदम से वो आए थे, "रोको!" वो मूर्ति के पास जाके वो एकदम अपने ड्राइवर को बोलते, "रोको!" और जो जीप स्पीड पर थी और ड्राइवर ने ज़ोर से वो ब्रेक लगाई, गाड़ी रोकी। और अभी सोचो ना कि जब इतनी तेज़ गाड़ी को रोका जाए, तो आवाज़ आती है ना? और जैसे ही गाड़ी रुकी, हवलदार साहब गाड़ी से उतर के, जीप से उतरकर फटाफट नीचे उतरे और मूर्ति की तरफ देखते हैं, वहाँ जाके। और वहाँ जाकर एकदम अटेंशन की, जैसे उनको वो सैल्यूट करने के लिए वो रुक जाते हैं। और वहाँ क्या देखते हैं कि जो मूर्ति है उसके आँखों पर छोटा-सा चश्मा लगा हुआ है। चश्मा भी घास की पत्तियों से, सरकंडे से बोला तो घास के पत्तों से वो बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं ना, चश्मे बनाते हैं, खेलने के लिए बनाते हैं, तो वैसे वाला चश्मा वहाँ पर लगे हुए हैं। और ये देखकर हवलदार साहब बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि चलो चश्मा लगा, क्योंकि जिस चीज़ से वो मायूस हो गए थे कि कैप्टन के बाद कोई भी वहाँ पे चश्मा नहीं लगा रहा था। और ये देखकर उनकी आँखों में भी पानी आ जाता है और उनको वहाँ खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। अपनी तरफ से देखा जाए तो वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमें भी ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उनका एहसान मानना चाहिए कि आज हम आज़ादी की जो साँस ले रहे हैं, उन्हीं के कारण ले रहे हैं। तो ये कहानी ध्यान से पढ़ना और एकदम, और भी जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको याद करना और उनका पिक्चर अपने दिमाग में लाओ कि कैसे गांधी जी कैसे दिखते, नेहरू जी कैसे, या सुभाष चंद्र बोस, या बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिनको हम नहीं जानते, उनके नाम इतने फेमस नहीं हो पाए। ऐसे भी हम नेट पे सर्च कर सकते हैं और बहुत सारी कहानियाँ हमें मिलेंगी। ज़रूरी नहीं कि नाम के साथ, अगर जो नाम जानते हैं उन्होंने ही देश को आज़ाद करवाया, बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया था। ठीक है? आज की कहानी हम यहीं बंद करते हैं और देश प्रेम की भावना को जगाते हुए, आप लोगों ने भी देश से प्यार कर, कोई भी हमारे देश को नुकसान ना पहुँचा पाए। और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उनके लिए हमें सम्मान का भाव रखना है। चाहे किसी भी रूप में हम उन्हें याद करें कि उन्होंने कैसे कष्ट सहकर हमें आज के दिन दिखाए। धन्यवाद।